हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट कर चुके थे और जिसमें हमने जो बिना लोन पेयर के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उन लोगों को अच्छे से डील किया था। फिर हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, मतलब कि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों का जब समझ लीजिए समावेशन होता है, तब जो स्ट्रक्चर है, जो ज्योमेट्री है, आप सबने देखा था कि वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। हर बार टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय ज्यामिति नहीं आती है। 3 सिग्मा एक लोन पेयर में पिरामिडल हो जाता है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर में बेंट शेप आता था, वी शेप आता था, और 1 सिग्मा 3 लोन पेयर हो तो मैंने हमेशा कहा है कि अगर लोन पेयर का नंबर सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा आए तो प्यारे साथियों आप वहां पर क्या लेंगे, लीनियर स्ट्रक्चर रेखीय संरचना कंसीडर करेंगे। आज हाइब्रिडाइजेशन के दूसरे लेक्चर को हम लोग डील करेंगे और पूरा हाइब्रिडाइजेशन, उससे रिलेटेड सारे थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सारे बातें आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पहले हम लोग इंपॉर्टेंट रूल पढ़ेंगे, बेंट रूल। क्या पढ़ेंगे? बेंट रूल। याद रखना, ये जो बेंट रूल है इस पे अक्सर सवाल पूछता है और इंडिया के सबसे अच्छे एग्जाम्स में इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है। बेंट रूल पहले मैं बता दे रहा हूं कि केवल एक ही टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में काम करेगा, वो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। मतलब जहां पर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर जोड़ने से कितना आए, वैल्यू 5 आए। ठीक है, कांग्रेस टाइप का दिख रहा होगा ना। ठीक है, चलिए जो भी है, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ही कौन लगेगा, बेंट रूल फॉलो करेगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और मैंने आप लोग को ये पूरी बातें पहले भी दिखा दी हैं स्ट्रक्चर में, पर फिर से एक बार आपके बीच में रखा हूं कि अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसके हम टोटल 4 केसेस ले सकते हैं। पहला है, अगर मान लो 5 सिग्मा हो और 0 लोन पेयर हो, जोड़ने से तो 5 ही आएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगा। उस समय ज्योमेट्री क्या आती है दोस्तों, तो आप पढ़ चुके हो इस चीज को, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आती है। क्या आती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय कैसे बनता था, कैसे उसको ट्रेस करते थे, बॉन्ड एंगल कैसे लिया जाता था, ये सारी बातें मुझे लगता है हमने पिछले क्लास में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। एग्जाम्पल में आप PCl5 का एग्जाम्पल देख रहे थे। दूसरा केस अगर मान लीजिए 4 सिग्मा और 1 लोन पेयर का केस बने, हाइब्रिडाइजेशन अभी भी sp3d ही रहता है, बट इस बार सीसो स्ट्रक्चर बनता है। सीसो मतलब झूला, वो जो बचपन में देखते हैं ना, ऊपर नीचे भारी और हल्का आदमी रहते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं, वो वाला झूला। तो सीसो स्ट्रक्चर बनेगा, तो मैं आपके बीच में बना के दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। एग्जाम्पल में आप SF4 और XeO2F2 को कंसिडर करते हो। वहीं पर तीसरा केस में अगर 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर का कंडीशन आए तो भी हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d ही रहेगा, बट इस बार टी शेप बनेगा। रटना नहीं है, ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। याद अगर नहीं भी रह पा रही हैं तो मैं आपके सामने टी शेप बना के दिखाऊंगा ना, कैसे अपने आप टी शेप बनता है। उस चीज को आप लोग बेंट रूल से सीखोगे, कैसे ये सीसो स्ट्रक्चर बनेगा, ये चीज मैं आपको बेंट रूल से दिखाने वाला हूं, देखते रहना बस। और इसका एग्जाम्पल है ClF3। वहीं पर 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर जो है सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा आने लगा। भैया सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर 3 है, तो भैया ज्योमेट्री ऑब्वियस सी बात है क्या होने वाली है, रेखीय होने वाली है, लीनियर होने वाली है। एग्जाम्पल है XeF2। तो ये पूरा आप याद करके रखोगे। अगर याद नहीं भी है तो ये कैसे बनता है वो चीज मैं आपके सामने आज करने वाला हूं। सामने दिखेगा ना टी शेप बनता हुआ, सामने दिखेगा आप लोग को सीसो स्ट्रक्चर बनता हुआ। बस कॉन्सेप्ट पे जाना है, और कॉन्सेप्ट है बेंट रूल। तो चलो अब एग्जैक्टली बेंट रूल होता क्या है, केवल sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए ही लगेगा, मैं पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, तो होता क्या है बेंट रूल, ओनली एप्लीकेबल फॉर विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो मैंने बार बार बोल दिया, ये केवल sp3d हाइब्रिडाइजेशन पे ही वर्क करेगा। सब जगह बेंट रूल का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मैंने चीजों को बैलेंस की है, तो आराम से किसी भी लैंग्वेज के स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या कहता है बेंट रूल, तो ध्यान से समझना। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कंपाउंड कौन होते हैं दोस्तों, sp3d हाइब्रिडाइजेशन वाले होते हैं। हैव 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, फर्स्ट एक्सियल वैलेंसी, सेकंड इक्वेटोरियल वैलेंसी। हिंदी में कहता है कि जो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति वाले जो यौगिक होते हैं, मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन जिनके पास होता है, उनमें 2 प्रकार की संयोजकता या वैलेंसी मिलेगी। पहला अक्षीय, दूसरा निरक्षीय। कैसे ऐसा होता है, तो चलिए ध्यान से समझेंगे। ये जो हमारा sp3d था ना दोस्तों, ये जो sp3d था, ये 2 भागों में टूट जाएगा। एक हो जाएगा sp2 प्लस pd, sp2 प्लस pd, दोनों को मिलाओगे sp3d हो ही रहा है। sp2 का मतलब क्या होता है सर, sp2 का मतलब हम लोग समझ गए कि सर हमारे पास, जैसे मान लो एक एग्जांपल ही मैंने ले लिया आप लोग के लिए,
फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ SF4 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। किसका ले रहा हूँ? SF4 का। तो ध्यान से समझेंगे कि भैया यहाँ पर होना क्या है। ठीक है, ये चलो अभी फिलहाल के लिए PCl5 का एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि अभी लोन पेयर तो हम लोग को दिखाना नहीं है। फास्फोरस बीच में आ गया, उसके साथ 5 क्लोरीन जुड़ते हैं जो कि कुछ इस तरीके से। पहले तो आपको sp2 बनाना है। sp2 से क्या मिलता है सर? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री मिलता है, त्रिकोणीय समतलीय ज्योमेट्री। तो पहले तो ट्रायंगल बनाओ। तो ये देखो, ये एक ट्रायंगल तैयार हमारा है ना जी, ये बन गया हमारा ट्रायंगल, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। अब ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री तैयार दिख रहा है सब लोग को, एक ट्रायंगल टाइप का। अब बचता है कौन? P और D। और P और ये D दोनों के दोनों ही किस कंडीशन में आएंगे? तो ये दोनों एक्सियल पोजीशन पे आएंगे। किस पोजीशन पे आएंगे सर? एक्सियल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक Cl और एक Cl आपका नीचे से रहेगा इस तरीके से, और हमारा ये क्या बन गया? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्योंकि मैंने बताया था ये वाला जो Cl है, जो एक्सियल है, वो मान लो ऐसे बोर्ड के बाहर निकला हुआ है, ये वाले पोजीशन पे, बोर्ड के बाहर है। अब ये वाले Cl से यहाँ पर एक बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है, तो वो पूरा टेंट की तरह दिखता है ना, तंबू की तरह दिखता है। ऐसा एक ऊपर से बना हुआ है और एक नीचे से बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बोलते हैं। तो ट्रायंगल बन गया, ट्राइगोनल ऊपर और नीचे एक एक पिरामिड बन रहा है, बाइपिरामिडल। बॉन्ड एंगल क्या आता है सबको पता है सर। ये ट्रायंगल जो है ना, ये अगर टोटल देखा जाए, टोटल अगर 360 डिग्री का पूरा एंगल बनता है, तो ये 120 है, ये 120 है और ये भी 120 है, तो ये टोटल 120 डिग्री हो गया। बट ये जो एक्सियली बाहर निकला हुआ है, ये जो पोजीशन है, ये एक्सियल पोजीशन है। ये कौन सा पोजीशन है दोस्तों? एक्सियल। और जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, इसी ट्रायंगल पोजीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? ये कहलाता है हमारा इक्वेटोरियल। ये क्या है हमारा? इक्वेटोरियल पोजीशन, निरक्षीय स्थिति। ये निरक्षीय है और एक्सियल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अक्षीय। तो ये दो अलग अलग कंडीशन हमारे तैयार होते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, अब ध्यान समझना, दो वैलेंसी मिली, एक इक्वेटोरियल मिली, जो ट्रायंगल है, प्लेन है, वो इक्वेटोरियल है, और जो वो हमारा बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बन रहा है ना ऊपर नीचे, वो हमारा एक्सियल है। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब मुद्दा ये आता है, अब जब लोन पेयर आएगा, क्या आएगा? लोन पेयर आएगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंस करेंगे, तब ऑब्वियस सी बात है कि उनको कहां रखोगे? उनको एक्सियल पोजीशन पे रखोगे कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखोगे? बेंट रूल केवल दो ही रूल बताता है। पहला तो ये बताया कि जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, उसको आपको दो भागों में सोचना है। ठीक है, उसकी दो वैलेंसी है, एक प्लेन के ऊपर है जिसको इक्वेटोरियल वैलेंसी निरक्षीय स्थिति बोलते हैं, और एक जो प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, समतल के लंबवत हैं, उनको हम एक्सियल बोलते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बेंट रूल क्या कहता है कि भैया जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, जिसके कारण ज्योमेट्री क्या करेगी? डिस्टॉर्ट होगी और स्ट्रक्चर बार बार बदलेगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की जगह पे अब आप यहां पर देख रहे थे ना, जहां लोन पेयर आना शुरू हुआ, एक लोन पेयर आया सीसॉ बन गया, दो लोन पेयर आया टी शेप बन गया, तीन लोन पेयर आया लीनियर ज्योमेट्री तैयार हो गई। तो भैया लोन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जब भी दस्तक देगा, ज्योमेट्री चेंज होगी। अब मुद्दा यह है कि उसको कहां रखा जाए? उसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखे कि एक्सियल पोजीशन पे रखे? तो बेंट रूल ये सिखाता है कि उसको हमेशा आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे निरक्षीय स्थिति पर ही रखना है। कारण क्या है निरक्षीय स्थिति पर रखने का? चलो मैं आप लोग को बताता हूं। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्यों, हम क्यों ले? एज अ साइंस स्टूडेंट आपको हर चीज का रीजन तो पता भी होना चाहिए। चलिए मैं SF4 का एक एग्जाम्पल ले लिया, और मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझना, यहाँ सल्फर है बीच में और अपने पास 4 फ्लोरीन थे। तो ये देखो, एक काम करना पड़ेगा हमको, एक तो ये वाला पोजीशन बनाना है। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, ओके? अब मैं क्या किया, मैंने 4 फ्लोरीन को कुछ इस तरीके से अरेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने 4 फ्लोरीन अरेंज कर दिया। एक लोन पेयर बचेगा, क्यों? क्योंकि सबको पता है सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, 2 8 6। तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से अभी तक 1 2 3 4 ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, और एक लोन पेयर की तरह ऐसे आ गया। फिलहाल ये जो हमारा लोन पेयर रखा गया है दोस्तों, ये एक्सियल पोजीशन पे रखा गया है कि इक्वेटोरियल पे? तो सबको दिख रहा है कि सर अभी आपने वो जो लोन पेयर रखा है ना, वो आपने इक्वेटोरियल पे डाल दिया। कहाँ डाल दिया है? इक्वेटोरियल पे डाला है। इज दैट क्लियर? दूसरा कंडीशन, यहीं पर एक बच्चा और सोचता है, और वो क्या करता है, वो उस लोन पेयर को ना एक्सियल पोजीशन पे डालेगा। तो मान लीजिए मैंने ना यहाँ पर एक लोन पेयर रख दिया एक्सियल पोजीशन पे, बाकी तो हमारे जितनी जगह से हो सकता है उतनी जगह फ्लोरीन तो ऐसे जुड़े ही है।
है जी। ओके, सबको समझ में आ रही बातें? ये मैंने पूरा फ्लोरीन जोड़ दिया। ऐसे लोन पेयर और एलिमेंट के बीच में ये जो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ना ट्रायंगल, ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये बस आपको दिखाने बस के लिए है कि ये लोग एक्सिस पे हैं और बाकी ये लोग क्या है, प्लेन के ऊपर है, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाए हैं। मुद्दा क्या होता है, हमेशा याद रखना, जो रिपल्शन लगता है ना, अगर एक ही प्लेन में अलग अलग एलिमेंट है तो उनके बीच में रिपल्शन नहीं लगता, रिपल्शन बहुत माइनर लगता है उनके बीच में। मतलब प्लेनर ज्योमेट्री जो है ना, ये लोग आपस में बहुत बैलेंस रहते हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, ये लोग आपस में एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। बट जो एक्सियल और इक्वेटोरियल रहता है, जब प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाता है, तो जैसे मान लो ये प्लेन है हमारा और ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसकी बॉन्डिंग सबके साथ होनी है ना। ये जो है इसकी बॉन्डिंग आपको पता है, ये जो 3 सेंटर हैं तीनों के साथ ये बन के टेंट बनता था, तंबू बनता था, तो वहां पर रिपल्शन लगता है। तो हमेशा रिपल्शन 90 डिग्री के केस पे लगेगा, या कहना चाहिए कि अलग अलग प्लेन्स में जब आए एक्सियल और इक्वेटोरियल तब रिपल्शन लगता है। इस बार क्या हो रहा है, ये है लोन पेयर, ये लोन पेयर इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर निकला हुआ था, है ना, मान लो ये आपकी ओर निकला हुआ है, तो इसका रिपल्शन इस फ्लोरीन से भी हो रहा है, इस फ्लोरीन से भी हो रहा है, इस फ्लोरीन से भी हो रहा है, प्लेन के दोनों से हो रहा है, क्योंकि ये एक्सियल पर है, ये कहाँ है दोस्त, ये एक्सियल पोजीशन पे है। तो इक्वेटोरियल में जो चीजें होंगी उन सब से इसका क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा। तो इक्वेटोरियल में हमारे पास 3 फ्लोरीन एटम है, इसलिए इस बार जो रिपल्शन हो रहा है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हो रहा है, और ये रिपल्शन क्या है, 3 जगह से हो रहा है, इसलिए इसको 3 टाइम्स कर दिया। यहां पर चेक करो, ये इस बार कौन से पोजीशन पे है सर, इस बार ये हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। इसका रिपल्शन केवल एक्सियल वालों के साथ देखना, इक्वेटोरियल वाले को एक्सियल के साथ, एक्सियल वाले को इक्वेटोरियल वालों के साथ देखिए। इसको गिने क्या, नहीं, क्योंकि ये खुद भी एक्सियल था और इसके 180 डिग्री पे था, एंटी पैरेलल था, इसलिए एक्सियल का एक्सियल से नहीं देखना है, इक्वेटोरियल का इक्वेटोरियल से नहीं देखना है, एक्सियल को देखना है इक्वेटोरियल से। तो भैया एक एक्सियल 3 इक्वेटोरियल पोजीशन से रिपेल हो रहा है, तो 3 टाइम्स लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहां पर काम किया। इज दैट क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, यहां पर आ जाओ। इस बार जो लोन पेयर है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो निरक्षीय स्थिति पे बैठा हुआ है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो उसका रिपल्शन एक्सियल के साथ चेक करना। एक्सियल कितने हैं हमारे पास, एक्सियल में 2 ही एलिमेंट रखे गए हैं, फ्लोरीन और ये एक नीचे वाला फ्लोरीन। तो यहां पर इस लोन पेयर का रिपल्शन 2 जगह से हो रहा है, यहां भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जरूर हो रहा है, पर ये रिपल्शन केवल 2 ही फ्लोरीन एटम के कंट्रीब्यूशन से हो रहा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो मुझे बताओ, यहां 3 टाइम्स लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, यहां 2 टाइम्स लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, तो मोर रिपल्शन कहां है, मोर रिपल्शन यहां है। और जब रिपल्शन ज्यादा है, प्रतिकर्षण बढ़ गया, तो स्टेबिलिटी घट गया। बात समझ में आया? मोर रिपल्शन लेस स्टेबल, क्योंकि जितना ज्यादा रिपल्शन है उतना डैमेज है स्ट्रक्चर। तो अब आप समझ पाए कि आपका लोन पेयर हमेशा कहां रखना है, तो सर इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि वहां रिपल्शन कम होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड ज्यादा होता है। तो ये लाइन मुझे लगता है आप सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो रहा है ना? एक लाइन समझाने के लिए हमने पूरा उसका पोस्टमार्टम कर दिया, और यही चीज आपको बहुत ज्यादा आसान कर देगी पढ़ाई को। ठीक, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। और दूसरा लाइन बोल रहा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन। ये याद रखना, ये भी पॉइंट, कि जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होते हैं वो हमेशा कहां जाएंगे, एक्सियल पोजीशन पे आएंगे। जैसे मान लो एक कंपाउंड में ऑक्सीजन भी है और फ्लोरीन भी है, तो एक्सियल पोजीशन पे आप किसको रखोगे? तो हमको पता है सर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो ज्यादा विद्युत ऋणी है, तो एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा। अब इक्वेटोरियल क्या है, एक्सियल क्या है, ये तो बता चुका हूं, ऊपर नीचे वाला एक्सियल है, और ट्रायंगुलर जो प्लेनर बना है वो इक्वेटोरियल पोजीशन है, निरक्षीय स्थिति है। याद रहेगा, ये दोनों रूल आसान है। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स बनाएंगे, मजा आ जाएगा। जैसे XeO2F2 है, रफ डायग्राम अगर मैं बना रहा हूं दोस्तों, अगर मैं इसका रफ डायग्राम बनाता हूं, तो जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ये 3 और ये हो गया 4। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है? अब बताओ, 1 बच गया हमारा, क्या कितने हैं अभी तक यहां पर जेनॉन ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए सर? 6। 1 2 3 4 5 6। जेनॉन नोबल गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है, मतलब एक लोन पेयर यहां पे बच गया है। मान लो यहां पर मैं ऐसे एक ठोक लोन पेयर जोड़ दे रहा हूं, ध्यान से समझेंगे अभी सभी लोग। भैया लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे, अच्छी बात है,
लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे है, रहना भी चाहिए, ठीक है, हमने रखा भी है। तो क्या ये स्ट्रक्चर सही है? क्या ये स्ट्रक्चर सही है? देखो एक एक रूल को ना एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहला जो मैंने रूल लिखवाया, लोन पेयर इक्विटोरियल पे रखो तो अच्छा है, तो वो मैंने अब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा रूल जो था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा कहाँ आना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सीएल पे आना चाहिए। इस बार मैंने ऑक्सीजन को एक्सीएल पे डाला है और आपका जो फ्लोरीन है उसको मैंने किस पे डाल दिया है? इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो चलो अब ऐसे केस एक बना, एक केस ऐसा बन सकता है, देखो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर ये लोन पेयर है और ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का ही हमेशा इक्विटोरियल का रिपल्शन एक्सीएल से चेक करना है। निरक्षीय स्थिति का प्रतिकर्षण आप अक्षीय स्थिति के साथ चेक करोगे। तो ऐसे में आप समझ पा रहे हो कि सर यहां पर डबल डबल बॉन्ड है, जहां पर 4-4 इलेक्ट्रॉन है और इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, दैट मीन्स कि रिपल्शन भी ज्यादा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बार आप समझ पा रहे हो कि यहां पर लोन पेयर और डबल बॉन्ड रिपल्शन काम कर रहा है। डीबी का मतलब डबल बॉन्ड, लोन पेयर और डबल बॉन्ड रिपल्शन काम कर रहा है कितनी जगहों से? तो सर 2 जगहों से, क्योंकि 2 एक्सियल इस इक्विटोरियल के साथ रिपल्शन शो करेंगे। अगला बच्चा एक काम करता है, अगला बच्चा ऐसा करता है सर कि मैं ना फ्लोरीन को अगर मान लो सर एक्सीएल पे डाल दिया जैसा आप बोल रहे हो, ठीक है, एक लोन पेयर को हमने इक्विटोरियल पे डाला जैसा कि हमने रूल नंबर 1 में पहले ही पढ़ रखा है, और जो हमारा ऑक्सीजन एटम है ना वो ऐसे ऐसे बॉन्ड बना के इक्विटोरियल पोजीशन पे निरक्षीय स्थिति में जुड़ गया है। तो कुछ इस टाइप से आप ट्रायंगल बना के इसको प्लेन में ला दोगे, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया और ये एक्सियल हो गया। अब मेरे प्यारे साथियों, आप यहां पर देख पा रहे हो रिपल्शन तो सर यहां भी लग रहा है, पर इस बार का जो रिपल्शन लग रहा है वो लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड है ना भाई। सिंगल बॉन्ड मतलब बॉन्ड पेयर रिपल्शन लग रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन लग रहा है, ठीक है। ये भी कितने लग रहे हैं सर? 2 लग रहे हैं। आप मुझे बताइए ये वाला रिपल्शन ज्यादा है कि ये वाला? तो सर ये वाले रिपल्शन में क्या हो रहा है ना कि सर ये वाले रिपल्शन में साफ समझ में आ रहा है कि एक्सेल पोजीशन पे 4-4 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे तभी तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का केस बन रहा है ना दोस्त, तो रिपल्शन भी उतना ज्यादा होगा। इसीलिए ये बात अब हम लोग क्रिस्टल क्लियरली समझ पा रहे हैं कि ऐसा है सर कि यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा है क्योंकि लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन हो रहा है। अगर ये मोर रिपल्शन है दोस्तों तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है? लेस स्टेबल है। क्या है? लेस स्टेबल है। वहीं यहां पर देखो तो लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड के बीच में रिपल्शन हो रहा है, इसका मतलब कि यहां पर लेस रिपल्शन लग रहा है। और अगर रिपल्शन कमजोर है, प्रतिकर्षण बल कमजोर है, तो भैया मोर स्टेबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये पॉइंट भी क्लियर है कि अगर एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा प्रकार के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर अपने को दिखते हैं तो हमेशा कोशिश करना कि भैया वो जो एलिमेंट है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो कहाँ पर जाए? वो एक्सियल पोजीशन पर ही जाए। ये केस 1 था, ये हमारा कौन सा केस है? केस 2। तो स्ट्रक्चर ये लिया जाएगा कि ये लिया जाएगा? सर ये लिया जाएगा। और जैसे ही आपने इस स्ट्रक्चर को लिया, आप क्या पाए कि सर ये जेनॉन था बीच में, ठीक है, उसके साथ ये फ्लोरीन ऊपर लगा था सर और एक फ्लोरीन नीचे लगा था सर, और साथ ही में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे ऐसे जुड़ गए थे, है जी। अब ध्यान से देखो तो कुछ आपको, अगर मैं इसको ऐसे अटैच कर दूं ऐसा, और ये इसको पकड़ के मैं ऐसा कर दूं ऐसा, तो आपको सीसो नहीं दिखेगा? अरे देखो ना, झूला टाइप का दिख रहा है, तराजू टाइप का दिख रहा है ना, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, ऐसा मस्त तराजू टाइप का दिख रहा है ना। और यहां पर बैठा है क्या? एक लोन पेयर। तो ये तराजू का मुंडी हो गया और ये तराजू के 2 पलड़े हो गए जो ऊपर नीचे सीसो स्ट्रक्चर बनाया कि नहीं बनाया? बनाया ना सर, आराम से सीसो स्ट्रक्चर दिखा अपने को। यही बात तो मैं आप लोग को दिखा रहा था कि स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली आपको बनता हुआ दिखेगा जब आप रूल्स को फॉलो करेंगे। रूल्स बस 2 ही था। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां रखना है? सर इक्विटोरियल पोजीशन पे, निरक्षीय स्थिति में। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हमेशा कहां रखना है सर? वो होता है हमारा एक्सियल पोजीशन पे। क्लियर है? चलो अब ये एक क्वेश्चन हमने ले लिया, ClF3। ClF3 में क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, है जी, जिसमें से 3 ने ऐसे ऐसे फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर लिया। ओके, ये रफ स्ट्रक्चर है ना, रफ स्ट्रक्चर है। तो अब हम समझ पा रहे हैं इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड आ रहा है सर? 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है और 2 लोन पेयर आ रहा है, मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन तो आएगा, बट ज्योमेट्री क्या आएगा अब उसको देखना रहेगा। तो ज्योमेट्री पहले तो भूल जाओ,
पहले रूल्स के अकॉर्डिंग आओ। बेंट रूल बोलता है कि ये रहा हमारा सेंटर एटम बीचों बीच में, हमेशा लोन पेयर को कहां डालना है? लोन पेयर हम डालेंगे सर इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये देखिए लोन पेयर को हम लोग ने फीड कर दिया कहां? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ओके, हमने सेकंड रूल पढ़ा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा एक्सीएल पे जाके जुड़ेगा। चलो 2 फ्लोरीन को एक्सिस पे जोड़ दो, जुड़ गए 2 फ्लोरीन एक्सिस पे। कितने लोन पेयर इस बार थे सर? 2 लोन पेयर थे, 3 सिग्मा बॉन्ड थे। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तो सीधे सीधे अब आप लोग समझ रहे हो कि सर यहां पर ये एक्सीएल पे जा चुके हैं, यहां से हमारा एक फ्लोरीन और ऐसा हो जाएगा और यहां पर एक क्या लग जाएगा सर? लोन पेयर लग जाएगा। तो कुल मिला जुला के ये हमारी कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री तैयार हो रही है। ठीक है, जब इस तरीके से ज्योमेट्री तैयार हो रही है तो रिपल्शन कमजोर है ना, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमने लोन पेयर को रखा है जी। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ है सर? एक्सियल पोजीशन पे। तो इसी डायग्राम को अगर कोई बच्चा चाहता तो ये देखो, ये है क्लोरीन, यहां से क्या क्या जुड़ी हुई थी चीजें तो देखेंगे सभी लोग। ये एक फ्लोरीन ऊपर से जुड़ा था, एक फ्लोरीन नीचे से जुड़ा था, एक लोन पेयर यहां था, एक और लोन पेयर, मैंने 2 लोन पेयर यहां रख दिए, मान लो 2 लोन पेयर थे और एक फ्लोरीन ऐसा जुड़ा था। अब एक काम करो, इसको वर्टिकल ऐसे टर्न करो, ये आपको ऐसा जो दिख रहा है इससे टर्न करूंगा, टी शेप बना कि नहीं बना? टी शेप बनता हुआ दिख रहा है ना, तो बस ये क्या आ गया हमारा? टी शेप। अपने आप क्लियर हुआ। यहां पर सीसो स्ट्रक्चर क्यों आ जा रहा है, वहां पर टी शेप क्यों आ जा रहा है? क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आप लोग रूल्स फॉलो करोगे ना तो केमिस्ट्री की खूबसूरती स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिखेगा और बन रहा दिख रहा है आप लोग को। ज्योमेट्री क्या आ गई? sp3d आई, ज्योमेट्री क्या आ गई? टी शेप आ गई। क्लियर है? टी शेप में सबको पता है बॉन्ड एंगल सबका आपस में 90 डिग्री है। आगे एक और एग्जांपल देख लें। चलिए XeOF2 है। चलो अब सीधे सीधे हम रूल्स के अकॉर्डिंग बना रहे हैं ना। ज़ेनॉन बीच में, रूल कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को पहले कहां रखना है सर? एक्सियल पोजीशन पे रख दिया। इस बार ऑक्सीजन कहां रखेंगे सर? इक्वेटोरियल पे। तो चलिए हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी रख ही दिया। ध्यान से देखो, ज़ेनॉन जब बीच में था यहां पर एक डबल बॉन्ड O लगा था, 2 फ्लोरीन थे, तो कितने लोन पेयर बाकी थे सर? ज़ेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, जिसमें से अभी 4 ही यूज हुए हैं सर, अभी 2 लोन पेयर बाकी हैं सर, ये 2 लोन पेयर बाकी हैं। तो वो 2 लोन पेयर आपस में मस्त जुड़ेंगे और यहाँ पर मान लीजिए अपने पास 2 लोन पेयर रहेंगे। हमारे पास क्या रहेंगे दोस्तों? ये रहे हमारे 2 लोन पेयर, है जी। ये 2 लोन पेयर हो गए और एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गया। ऐसा सब लोग को क्या करो, अगर आप लोग अच्छे से ज्वाइंट कर दोगे तो ये आपको फिर से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही दिखेगा, है ना। बट अच्छे से देखने से अपने को समझ में आ रहा है, अगर मैं केवल ये ब्लू वाला और ये ग्रीन वाला कंपाउंड देखूं तो यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है कि इस बार भी क्या बन गया है? टी शेप बना है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि फिर से कितने का केस है सर? 3 सिग्मा 2 लोन पेयर का केस है। ज्योमेट्री में हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3d और ज्योमेट्री क्या आएगी दोस्तों? टी शेप आएगी। बिल्कुल दिखा दूं क्या मैं टी शेप? ये देखो ना भाई, ये था ज़ीनॉन, ऊपर है फ्लोरीन, नीचे है फ्लोरीन, डबल बॉन्ड O लगा है। टी शेप दिख रहा है नहीं दिख रहा है? सभी लोग को दिख रहा होगा। बिल्कुल टी शेप है, अपने आप बन रहा है कि नहीं बन रहा है ज्योमेट्री? मजा आ रहा है ना भाई? ठीक है। XeF2 है, इसको तो बना ही लोगे भाई। ये है XeF2 बनाना है, ये एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे। ज़ेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इस बार अपने पास 3 लोन पेयर ऐसे ऐसे बच जाएंगे, है जी। 3 लोन पेयर बच गए। सीधे सीधे क्या दिख गया यहाँ पर? हम लोग को मिल रहा है 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या आने वाला है? 5 होने से sp3 d⁻1। और आपको पता है यहाँ पर लोन पेयर जो है वो सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा है। जब भी मैं बोला हूं कभी भी अगर लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा है तो ज्योमेट्री आपको कैसी दिख रही है? लीनियर, रेखीय ज्यामिति दिख रही है, जिसके बंध कोण का मान बॉन्ड एंगल की वैल्यू 180 डिग्री आएगा। और साफ सब लोग को ये लीनियर ज्योमेट्री बनता हुआ दिख रहा है। अच्छे से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप में रखना है तो तीनों लोन पेयर को आप इक्वेटोरियल पे सजा देना। चलो करी तो क्या, हालांकि समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, चलो तीनों लोन पेयर को अपन इक्वेटोरियल में सजा रहे हैं। ये पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर। ठीक, तीनों लोन पेयर हमारे कहाँ आ गए?
इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गए। ठीक, लोन पेयर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, तो उनके बीच में ऐसा मत समझना कि सर अगर आप ऐसे ऐसे किए हो ये बॉन्ड हुआ है। नहीं भाई, ये ऐसे बस आपको दिखाने के लिए, ट्रायंगल को दिखाना है इसलिए करके मैं बना दे रहा हूं। ये बन गया स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर एक्चुअल है, क्योंकि ये रियल बॉन्ड है। ये जो एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनता है वो रियल बॉन्ड है, ये कोई बॉन्ड नहीं है। लोन पेयर कभी भी बॉन्ड नहीं बनाता। लोन पेयर का तो मतलब ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो साझेदारी में भाग ना ले, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करे। तो लोन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता तो बॉन्ड नहीं बनाता। ये जो डॉट 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 कर रहा हूं ना, ये टेम्पररी बॉन्ड है, ये कोई एक्चुअल बॉन्ड नहीं है। आया बात समझ में? चलो, अब ये जो सवाल है ना, ये सवाल दर्जनों बार आप लोग के आईआईटीज में, नीट में, दुनिया भर के एग्जाम में ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। i3 माइनस तो अभी 2020 के आसपास ही एक बार फिर से रिपीट कर दिया था जेईई मेंस के पेपर में। कोई दिक्कत नहीं है। हेलोजन है, हेलोजन कितने बॉन्ड बनाता है सर? 7 बॉन्ड बनाता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी हेलोजन ले लो, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 7। 1 2 3 4 5 6 7। माइनस चार्ज है, एक माइनस चार्ज का मतलब सर उसमें एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हो गए हैं इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। मान लो मैं ये वाला केस ले रहा हूं क्योंकि सब सेम है। अरे यार, 3 हेलोजन और एक नेगेटिव चार्ज यहां भी है, 3 हेलोजन एक नेगेटिव यहां भी है, 3 हेलोजन एक नेगेटिव यहां भी है। एक ही टाइप का स्ट्रक्चर है, घुमा फिरा के अलग अलग फॉर्मेट में दे दिया है। माइनस चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहे हैं? 7 पहले से थे, एक पीला इलेक्ट्रॉन बढ़ा के मैंने 8 इलेक्ट्रॉन कर दिया। अब प्यारे साथियों, कितने हेलोजन से यहां पे बॉन्डिंग करनी है? तो आयोडीन की बॉन्डिंग करनी है सर 2 एटम के साथ, 2 आयोडीन के साथ। तो भैया ध्यान समझेंगे, आयोडीन जो है ना, ये 2 आयोडीन के साथ ऐसे ऐसे जुड़ जाएगा। अभी भी कितने हमारे पास लोन पेयर बच जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन थे ना दोस्त, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन अभी बाकी है। कितने बाकी हैं सर? 6 इलेक्ट्रॉन अभी बाकी हैं। क्लियर हो रहा है सभी लोग को? चलो बढ़िया से इधर दिखा देता हूं। यहां पे मान लो फ्लोरीन आयोडीन आयोडीन जुड़ा था। ओके, तो ये जो केस बन रहा है ना दोस्तों, ये केस बन रहा है सर 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर का केस। 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर का केस में सबको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा सर? हाइब्रिडाइजेशन तो सर sp3d आएगा। ज्योमेट्री क्या आता है? तो ज्योमेट्री भी सभी लोग को पता है कि सर लीनियर ज्योमेट्री आएगा। बट सर आप बना के दिखाओ ना लीनियर ज्योमेट्री हम लोगों को। तो मैं बिल्कुल दिखाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखेंगे सभी लोग कि भैया यहां था हमारा आयोडीन का बीच में। ओके, समझ में आ रहा है? 2 हमको आयोडीन और जोड़ने थे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हमेशा कहाँ रखना है दोस्त? एक्सियल पे रखना है। तो ये रख दिया एक एक्सियल पे, ये दूसरा आयोडीन भी एक्सियल पे। कितने लोन पेयर बचे थे इस बार? 3। तो लाइक दिस एंड दैट, इस टाइप से पूरा कहानी आपका चलने वाला है। ठीक है, माइनस चार्ज ले चुका है, इसीलिए तो एक लोन पेयर बढ़ा था ना, इसीलिए तो हमारा एक लोन पेयर बढ़ा था। तो ये देखो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल टाइप का ही कंडीशन तैयार कर रहा है, और उसमें भी कौन सा स्ट्रक्चर बनाया? साफ दिख रहा है, दैट स्ट्रेट लाइन, लीनियर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल जिसका 180 डिग्री आता है। तो बहुत आसानी से अब आप लोग ज्योमेट्रीज को जस्टिफाई कर सकते हो। तीनों ही केस में क्या ज्योमेट्री आता है? लीनियर, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर का केस बन गया। कई बार आयोनाइज्ड कंडीशन में सवाल आता है तो बच्चों से फंस जाते हैं। हमको आदत होती है न्यूट्रल को सवालों को बनाने की, है ना, जिसमें चार्जेस ना हो। चार्जेस दे भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच लेना कि 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, माइनस चार्ज दिया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 7 से 8 हो गया। अब 8 में 2 ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया तो 6 बच गए। 6 मतलब 3 लोन पेयर का जोड़ा। तो 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, कहानी खत्म हो गई। लीनियर आएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगा। वही चीज यहां देखो, Cl2+, ये भी आईआईटीज में आया हुआ सवाल है, आयनिक फॉर्म में दे दिया है। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमको पता है क्लोरीनवा पे कै गो इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 7 गो। कितने होते हैं? 7, जिसमें से 2 टप फ्लोरीन ने ऐसा ऐसा टुपुक टुपुक करके बॉन्डिंग कर लिया। प्लस चार्ज था इस पे, पहले से कौन सा चार्ज दे रखा था दोस्तों? प्लस चार्ज दे रखा था। जैसे ही प्लस चार्ज दे रखा था मतलब क्लोरीन सेंटर एटम ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया था। जब सेंटर एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था तो 7 से कितने हो गए थे सर? 6 में 2 ने भाग ले लिया बॉन्डिंग में, बचे कितने? 4। बचे कितने? 4। तो इस बार सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं सर? 2। लोन पेयर कितने दिख रहे हैं सर? 2। 2+2 का कंडीशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 ना आएगा।
और 2+2 के केस में आप सबको पता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है और ज्योमेट्री कैसी आती है प्यारे साथियों। तो याद आ रहा होगा सभी लोगों को कि इस बार सर ज्योमेट्री जो आएगी हमारी, इसी चीज को थोड़ा ऐसा करके लिख दिया हूं, वो कैसा आ रहा है, यहाँ प्लस चार्ज चढ़ा हुआ है, बेंट शेप। क्या आया, वी शेप या बेंट शेप आया बात समझ में। तो कंपाउंड को देख के उसके इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उससे कैसी चीजें जुड़ी हैं, उसके आधार पे अब आप लोग उसका ज्योमेट्री बिना रटे ला सकते हो। क्या लगा, हमने रटा क्या ये लिनियर आएगा, मैंने बनाने गया, रूल्स फॉलो किया, इक्वेटोरियल पे हमने लोन पेयर को रखा और एक्सियल पे हमने नेगेटिव एलिमेंट को रखा, अपने आप मुझे एक लाइन की तरह दिखने लगा, एक लिनियर दिख रहा ना, ये एक सीधा स्ट्रेट लाइन। इधर देखिए हम लोग, इधर आप लोग को सीधा सीधा आप लोग को यहाँ पर टी शेप दिख रहा था, है ना। यहां पर आप आइए, यहां सीधा सीधा आप लोग को सीसो स्ट्रक्चर दिख रहा था, अपने आप बन रहा है। ठीक है, चलिए यहां तक की चीजों को नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीज को भी कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो बात अगर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स की हो रही है, मतलब कि sp3d2 वाले कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है, तो इसमें भी पूरे के पूरे केसेस को पहले आप लोग एक बार पहले देख लीजिए और उसके बाद फिर आराम से हम लोग चीज़ों को कंसिडर करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को एकदम याद रखो, पिछले क्लास में भी हुआ है कि अगर मान लीजिए 6 सिग्मा और 0 लोन पेयर जुड़ जाए तो वैल्यू कितनी आती है सर, 6, और 6 से हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है सर, sp3d2, s का पावर 1 p का पावर 3, 4 हो गया और उसमें d2 जुड़ गया, टोटल कितने हो गए 6। तो ज्योमेट्री क्या होती है, तो भैया ऑक्टाहेड्रल। संकरण का प्रकार क्या आया, sp3d2 संकरण, और ज्यामिति क्या आ गई, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। कैसा बनता था ऑक्टाहेड्रल, पिछले क्लास में दिखाए हैं कि भैया आपको करना क्या रहता है, आपको स्क्वायर बनाना है, उसके ऊपर से बाई पिरामिडल बना देना है, सिंपल सा बात है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री उसको नाम दिया जाता है। एग्जांपल में SF6 आएगा जिसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर अगर मान लो 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर का केस है, लोन पेयर जब भी आता है जो ज्यामिति है वो विकृत हो जाती है, जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्ट होती है। तो प्यारे साथियों यहां पर आप लोग का आ जाएगा स्क्वायर पिरामिडल टाइप का ज्योमेट्री। एग्जांपल में आएगा XeOF4, और 4 सिग्मा 2 लोन पेयर का अगर हम केस लेते हैं तो भी ज्योमेट्री आपकी sp3d2 आती है, बट इस बार सॉरी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आता है, बट ज्योमेट्री आती है स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय, जिसके एग्जाम्पल में आप XeF4 को पढ़ेंगे। अब हम एक एक ज्योमेट्री का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल्स को समझते हैं। यहाँ पर बेंट रूल जैसा कोई रूल नहीं है तो आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, हालांकि मुझे पता है बेंट रूल पढ़ने से सब लोग को मजा जरूर आया होगा, है ना जी। चलो XeOF4 ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया था, बट वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ले लिया था बाय मिस्टेक। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर देखिए ज़ीनॉन आ गया, ठीक है। और अपने को क्या करना है, बेंट रूल लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है कि सर नेगेटिव एलिमेंट को अपन एक्सियल पोजीशन पे रखेंगे और जो लेस नेगेटिव है उसको अपन इक्वेटोरियल पे रखेंगे। यहाँ पर ये सिस्टम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अपने को बस करना क्या है सर, ये देखो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ गया, बाकी के 4 फ्लोरीन ऐसे ऐसे सिंगल बॉन्ड के साथ स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बना रहे हैं ना, सॉरी स्क्वायर ज्योमेट्री बना रहे हैं, नॉट स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर इसलिए बोल दिया क्योंकि ये लोग एक ही प्लेन में है, दैट्स ऑल, ठीक है। ये हो गया हमारा। ज़ेनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 8, क्योंकि नोबल गैस है वो। अभी तक इसके कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो सर अभी तक तो ज़ेनॉन के टोटल 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। बचा कितना है सर, 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, मतलब एक सेट ऑफ लोन पेयर बचा है। क्या बचा है, एक सेट ऑफ लोन पेयर बचा है। तो टोटल अगर देखा जाए इस कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं दोस्तों, तो ये है सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा और पाई। इसीलिए मैं स्ट्रक्चर ट्रेसिंग पे आप लोग को शुरू से ही अटेंशन रखा हूं कि आपको स्ट्रक्चर ट्रेस करने आना चाहिए। तो इस बार 5 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, 1 पाई बॉन्ड आ रहा है एंड 1 लोन पेयर आ रहा है। क्लियर है। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर करके, मतलब 5 + 1 का केस है, वैल्यू 6 आएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा सर sp3d2, जिसकी जनरल ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय होती है। बट हमने बार बार बोला ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन अकर, मतलब इस एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण अंतरा आणविक
इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण होगा और जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, विकृत हो जाएगी, और विकृत होके ऑक्टाहेड्रल की जगह पे क्या ज्योमेट्री आएगी। तो याद करके रखना है इसको कि सर अगर 5 सिग्मा 1 लोन पेयर का केस बने तो स्क्वायर पिरामिडल आता है। क्या आता है? स्क्वायर पिरामिडल। दैट्स वाई इसकी जो अभी ज्योमेट्री आई वो क्या आ गई दोस्तों? ये आ गई स्क्वायर पिरामिडल। बहुत आसान है, सिंपली सोच पाए। बॉन्ड एंगल सबको पता है 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, चलिए यहां पर आ जाइए, क्योंकि ये जो है ये वर्ग है तो आपस में 90 तो बना ही है, और ये वाला तो सबके 90 में रहता ही है, सब 90 डिग्री पे है। XeF4 की बात करते हैं तो XeF4 में भी जेनॉन आ गया बीच में, और हमको 4 फ्लोरीन जोड़ने हैं जो कि कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरह जुड़ जाएंगे, है ना जी। बार बार यही गाना आता है एकदम। चलिए फिलहाल देखिए ये बन गए हमारे 4 फ्लोरीन। ठीक, जेनॉन बनाता है 8 इलेक्ट्रॉन, 8 बॉन्ड की कैपेसिटी रहती है। इसका मतलब कि अभी 4 ही बॉन्ड इसके यूज हुए हैं, अभी 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर बाकी हैं। तो 1 लोन पेयर एतिडाहार, 1 लोन पेयर एतिडाहार, 2 लोन पेयर का हमने और सेटअप तैयार कर दिया। तो कुल मिला के इस बार आप लोग समझ पा रहे हैं कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं? सर 4 सिग्मा, पाई बॉन्ड 0 पाई, बट लोन पेयर कितना आ रहा है इस स्ट्रक्चर में? सर 2। तो हाइब्रिडाइजेशन जब वैल्यू मैथमेटिकली कैलकुलेट करूंगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर लेना रहता है ना जी। तो भैया 4 + 2 6 होता है, मतलब ये 6 आते ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का टाइप पता कर लिए कि sp3d2 होगा। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर आपको पता है कि भैया यहाँ पर ना, यहाँ पर अपन वो नहीं ले सकते, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं ले सकते। हमको क्या लेना पड़ेगा? तो साफ साफ दिख रहा है स्क्वायर है ना, और प्लेन पे ही बना है। ये जो लोन पेयर है वो कोई बॉन्ड नहीं बनाता, तो इसको गिनना ही नहीं है, बस वो पड़ा हुआ है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह। यही बना है जो बना है स्क्वायर, और प्लेन में बना है। दैट्स वाई ज्योमेट्री क्या कहलाया सर? स्क्वायर प्लेनर। क्या कहलाया? वर्ग समतलीय। हिंदी में बोलेंगे वर्ग समतलीय। ठीक है, इधर भी हिंदी लिखा हूं, नहीं लिखा हूं भाई? हाँ लिखा तो हूं। ठीक है, वर्ग समतलीय। तो आपको ज्योमेट्री साफ बनता हुआ दिख रहा है ना, ये स्क्वायर बन गया और एक ही पिरामिड आ रहा है, ये ऐसे ऐसे इससे लॉक लगेगा ना, तो एक पिरामिड बन रहा है। दैट्स स्क्वायर पिरामिडल लिए, बाई पिरामिडल नहीं लिए। और यहां तो स्क्वायर ऑन प्लेन, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर अगर बनाने आ जाए तो रटना ना पड़े चीजों को। अब ये देखो BrF5 या ClF5, ये दोनों ही सवाल आप लोग के आप समझ लीजिए कि नीट में, जेई में ऑलरेडी रिपीट कर चुका है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। BrF5 है तो ये हो गया Br सेंटर में। अभी 27 नवंबर को एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, मैंने स्टेटस पे भी लगाया था उनका, नीलम रानी गुप्ता। ठीक है, हालांकि 1-2 साल उन्होंने ड्रॉप किया है नीट, क्योंकि पता है बहुत कम सीटें होती हैं नीट में, और एस्पिरेंट जो टैलेंटेड होते हैं 1-2 प्रयास में सफलता जरूर अर्जित करते हैं। तो एक लड़की मेरी स्टूडेंट रही है, उनका मैं वाक्य जरूर आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा, बिकॉज कई बार टीचर्स ना स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखते हैं। वो बंदी जब 12th में थी, ठीक है, तो एकदम एक भी क्लास कभी एब्सेंट तो हुई ही नहीं। ठीक है, 11th-12th में, और डेडिकेटेड, बहुत हाई डिसिप्लिन में रहती थी। बट हाँ, उतनी ही ना लापरवाह भी थी। ठीक है, खाली ना वो कहना चाहिए कि फिजिक्स तो छूते ही नहीं है ना नीट वाले, कितना मना करने के बाद भी फिजिक्स पढ़ा करो रे, मानते तो है नहीं। तो उसका एक चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पता है, वो ऐसे साल भर बोलती थी कि मेरा ना देखना सर 12th में 95% आएगा, 12th में 95% आएगा। और अपन भी बोलते थे अरे 95 से ज़्यादा आएगा, नहीं मेरा 95 ही आएगा। और कोइंसिडेंसेस ऐसे हुए ना कि जस्ट बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला था, और आप यकीन करेंगे उससे ठीक 1 हफ्ते 10 दिन पहले उसकी मदर का डेथ हो गया। बहुत बड़ा इंसिडेंट था, झटका था। तो मतलब ऐसा था कि आप खुद समझ सकते हो कि क्योंकि बच्चे माँ से तो बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, और एग्ज़ाम है, बोर्ड का पेपर है, ठीक उससे 1 हफ्ते पहले मदर का डेथ होना, और वो लॉकडाउन वाला पेपर नहीं था, उसके पहले की स्टूडेंट थी, तभी तो 1-2 साल ड्रॉप हुआ था ना। तो हम भी अब क्या ही समझा सकते थे। बट अल्टीमेटली जब 12th बोर्ड का CBSE का रिजल्ट आया 95.0 एग्जैक्ट इतने ही % उसके स्कोर आए थे। ठीक है,
बाकी हमारे स्कूल से तो टोटल 97.6 भी एक दो लोगों का आया, बट ऑब्वियस सी बात है कि उसने जो डेस्टिनेशन अपनी रखी थी अल्टीमेटली उसने वही स्कोर किया और फाइनली उसको डॉक्टर बनना था। और अभी 623 के आसपास उसके स्कोर आए हैं इस साल के नीट के पेपर में। देन फाइनली उसको जनरल कैटेगरी से सिम्स बिलासपुर मिल गया। तो बहुत खूबसूरत लगता है, बच्चों में ऐसी जिद होती है ना जो हम लोग को इंस्पायर कर जाते हैं कि जिद हो तो ऐसा, मैं जो चाहूंगी वो होगा। मैं 95 सोची हूँ तो 95 ही आएगा, मैं सोची हूँ कि मैं MBBS बनूंगी तो मैं बनूंगी, ऐसा वाला जो उसका कहना चाहिए कि ये जो आग है ना, जो जिद है, वैसा हर स्टूडेंट में रहना चाहिए। मतलब मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, उतना बड़ा लाइफ में झटका आया बावजूद उसने अपने जो भी डेस्टिनेशन थे, जो भी गोल्स थी, उसमें एक बूंद कभी कमी नहीं की। और ऐसे लोग ही जाके अच्छे डॉक्टर्स भी बनेंगे। ठीक है, आप लोग में भी ये रखना है। आप लोग या हम सभी के लाइफ में ऐसा होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ ना छोटी छोटी जिम्मेदारियां बड़ी होने लगती हैं। मतलब हम बहुत सारी जगह पे ना अपने माइंड की जो पावर है उसको ना डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। एक्चुअल जो हमारा गोल होता है ना, देखा जाए हकीकत में, तो उस पर हम सबसे कम मेहनत कर रहे होते हैं। अब मान लो अब किसी को अधिकारी बनना है या कुछ भी करना है, तो वो दिन भर का सारा काम करेगा, परिवार का सारा काम करेगा, दोस्तों को समय देगा, खाएगा पिएगा, नींद लेगा, सब कुछ करेगा, बट अल्टीमेटली पढ़ाई वाला जो टास्क है ना, उसी में कमी होती है, उसी में समय कम करते जाते हैं। और यही चीज जो लोग बैलेंस कर लेते हैं, जिनको पता रहता है कि सब कुछ एक साइड है, जो अपना टारगेट है, एक साल अपन ने ये सेटअप किया है कि ये करना है अगले एक साल में, जो बंदे समय के साथ चलते हैं ना, अल्टीमेटली वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं, लाख लोग एग्जाम में बैठ रहे, नहीं है कंपटीशन। कंपटीशन है केवल उन 1000-2000 लोगों के बीच में जो डिसिप्लिन है, जो खतरनाक है, जो किसी का भी गर्दन उड़ाने की ताकत रखते हैं। वैसा एस्पिरेंट, वैसा जिद लाइए। ठीक है, पक्का सिलेक्शन होगा यार, रोक नहीं सकता कोई। चलिए, BrF5 है। Br में आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, जिसमें से 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे और एक लोन पेयर बच जाएगा। तो भैया इसका स्ट्रक्चर भी कुछ आप इस टाइप से बनाएंगे। 5 फ्लोरीन के साथ यहाँ पर बॉन्डिंग कर रहे हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक, और ये लाइक दिस। भैया Br में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7, और एक क्या हुआ है एज अ लोन पेयर यहाँ पर होल्ड हो गया है, बच गया है। तो बन गया हमारा फाइनल स्ट्रक्चर। चाहोगे तो इसको ऐसे डॉटेड करके आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कितने सिग्मा, कितने लोन पेयर, कितने पाई बॉन्ड। तो सर 5 सिग्मा आया है, 0 पाई बॉन्ड आया है, 1 लोन पेयर आया है इस स्ट्रक्चर में। तो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा प्लस लोन पेयर। क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन का टाइप? सर sp3d2। और सबको पता है कि ये ज्योमेट्री दिखी कैसे रही है? तो सर ये कि तो स्क्वायर तो हम लोग को नीचे दिख ही गया। ओके, ऊपर से ये जो डबल सिंगल बॉन्डेड फ्लोरीन है, इससे सारे के सारे तंबू बनाएंगे, टेंट बनाएंगे। मतलब क्या बनेगा? पिरामिडल। पिरामिड एक ही साथ बन रहा है कि दोनों साइड बन रहा है? सर एक ही साइड बन रहा है, दैट्स वाई स्क्वायर पिरामिडल। स्ट्रक्चर बना बना के हम चीजें ला पा रहे हैं, इसलिए स्ट्रक्चर ट्रेसिंग पे मैं आप लोग को इतना वर्क करवा रहा था। अब देखो XeOF6 है, XeOF6 में ध्यान देंगे सभी लोग। यहां पर क्या होने वाला है? तो सर होगा कुछ नहीं, हमारे तो ये पूरे के पूरे ऐसे ऐसे बॉन्ड बन जाएंगे। फ्लोरीन जिनॉन 8 बॉन्ड बना सकता है, और यहाँ पर अपने को 8 बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, 8 बॉन्ड बनते हुए दिख रहे हैं। ये ऐसा रफ स्ट्रक्चर बना दिया मैं, ये रफ है, एक्चुअल में ध्यान समझना, ये रफ ज्योमेट्री है। कितने सिग्मा बॉन्ड आ गए हैं सर? तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है सर 6 सिग्मा बॉन्ड। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है? जिनॉन के पूरे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जिनॉन के 8 के 8 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कर दिया है। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है सर? 7 सिग्मा। लोन पेयर क्या है दोस्तों? 0 लोन पेयर है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि भैया हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू 7 आई है। दैट मीन्स sp3 टोटल 4 हो गया, और d की पावर में भी क्या आएगा सर? 3 आएगा। ज्योमेट्री क्या आएगा? sp3d3। ध्यान से सुनना, sp3d3 का जो ज्योमेट्री आता है वो क्या आता है दोस्त? वो आता है सर पेंटागोनल। क्या आता है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या आता है? बाई पिरामिडल। याद आ रहा है सभी लोग को? 7 सिग्मा 0 लोन पेयर का केस है। तो 7 सिग्मा 0 लोन पेयर में क्या आता है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बट आपको यही याद रखना है कि ये पूरा सब कुछ सही दिख रहा है, पर ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है।
क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि भैया ये एक्सेप्शन है, ये कंपाउंड क्या है? एक एक्सेप्शनल केस है, और इस एक्सेप्शनल केस में अपवाद में, ये एक अपवाद है जिसकी ज्योमेट्री ये IITs एडवांस में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। क्या एक्सेप्शन है कि इसकी ज्योमेट्री पेंटागोनल बाइपिरामिडल नहीं होती है, ये होती है कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। ये क्या होती है? कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं कैसे बनता है कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं, ध्यान सुने। ऑक्टाहेड्रल बनाना है, कैसे दिखता है ऑक्टाहेड्रल? तो ये याद तो है कि भैया एक स्क्वायर रहेगा सर, उसके ऊपर और नीचे दो पिरामिड बनाने हैं, तो लाइक दिस। स्क्वायर तो बन गया हमारा, ये दो पिरामिड भी बन गए, ये ऑक्टाहेड्रल तो हो चुका है। ये क्या हो चुका है दोस्तों? ये ऑक्टाहेड्रल तो हो चुका है। इज दैट क्लियर? ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री तो तैयार हो चुका है। हालांकि ये भी लगे रहता है ऐसे, बट अब वो थोड़ा कचड़ा दिखने लगेगा करके मैं नहीं दिखा रहा। ये ऑक्टाहेड्रल हो गया है। एक फ्लोरीन अभी आपके पास एक्स्ट्रा होल्ड पे है, एक फ्लोरीन एक्स्ट्रा होल्ड पे है, क्योंकि टोटल कितने फ्लोरीन यूज हुआ है? 1 2 3 4 5 थे कितने सर? 6। तो यहां से एक जो फ्लोरीन है ना वो आपकी ओर निकलेगा। अब जैसे वो आपकी ओर निकलेगा, देखो ऑक्टाहेड्रल बन चुका है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन चुका है। अब वो जैसे ही आपकी ओर निकलेगा ना, अब उस एक फ्लोरीन से सारे के सारे लोग क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। तो ये बर्थडे कैप की तरह दिखेगा ना आप लोग को, तो इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया सर? ये आपकी ओर निकला है और सब उसके साथ बॉन्डेड हो रहे हैं, तो बर्थडे वाली टोपी की तरह या आम आदमी की टोपी की तरह दिखेगा। दैट्स व्हाई दैट इज टर्म्ड एज कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। ये है इसका एक्चुअल ज्योमेट्री। तो एक एक्सेप्शन केस है जिसमें पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ना आके, क्यों नहीं आता पेंटागोनल बाइपिरामिडल? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है भाई, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा है। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल मतलब पंचभुजीय द्विपिरामिडीय ना आके क्या आता है? कैप्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनता है। तो यहां तक में हमने हाइब्रिडाइजेशन के पूरे केसेस कर लिए। मैंने जितने एग्जांपल्स आप लोगों को कराए हैं, एक एक एग्जांपल को हमने पोस्टमार्टम किया है। अब इससे ज्यादा कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। एक एक सवाल जो एग्जाम में पूछा गया है वो भी मैं आप लोगों के बीच में कराते गया हूं। ठीक है, आप उसके बाद मैं बोलता हूं ना, एक बार मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है ना, उसके बाद आप जाओ, आप हाइब्रिडाइजेशन को कहीं से बनाओ, दुनिया की किसी भी किताब के MCQ लगाओ, आपसे लगेगा। ठीक है, चलिए जो भी टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं, अब एक नया टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इस पे भी कई बार सवाल बन जाएगा। अगर टफ क्वेश्चन पूछेगा तब इस पे सवाल बनेगा। आपको ना PP पाई बॉन्ड और PD पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है, क्योंकि आप सब जानते हो कि SS ओवरलैपिंग से तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, SP ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसलिए VBT पहले पढ़ा दिया था हाइब्रिडाइजेशन के, और ये वाला सेगमेंट चाहता तो मैं वहां करा देता, बट हाइब्रिडाइजेशन में हमने क्या सीखा? स्ट्रक्चर ट्रेस करना। अब मैं क्या करूंगा? VBT का कॉन्सेप्ट और स्ट्रक्चर ट्रेसिंग दोनों को जोड़ के अब मैं ये टॉपिक को अभी ला रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ना, हर चीज काफी डेकोरम में अपन सजाते हैं, तो उसी सीक्वेंस से बस आप पढ़ा कीजिए, चीजें आप लोग को समझने में आसानी होते जाएगी। ठीक है, और शुरू शुरू में खूब मेहनत करो, आगे चीजें देखना। बड़ा बड़ा चैप्टर ना 3-3 4-4 लेक्चर में कैसे उड़ाएंगे हम लोग, क्योंकि सब आ रहा होगा आपको सब पता होगा, तब समय कम लगेगा। तो PP पाई बॉन्ड आपको पता है, PP ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनता है, और P और D ओवरलैपिंग से भी, अतिव्यापम से भी क्या बनता है? पाई बॉन्ड। अपने को ये 4 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, अलग अलग बड़े बड़े एग्जाम में पूछ चुका है। SO3 में आपसे पूछ रहा है SO3 कैसा दिखता है सर? ऐसा दिखता है। आपसे डिमांड कर दिया गया सर SO3 के स्ट्रक्चर में बताइए कितने PP पाई बॉन्ड बने हैं और कितने PD पाई बॉन्ड बने हैं। चलो खुद से दिमाग लगाओ, वीडियो रोक लो और बताइए कि सर यहाँ 3 पाई बॉन्ड तो हैं। सर हम सबको पता है यहाँ पर कितने सिग्मा कितने पाई हैं, तो नो डाउट सर यहाँ पर टोटल 3 पाई बॉन्ड हैं। ठीक है, यहाँ 3 सिग्मा आ रहा है सर, 3 पाई बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, बट आप बताइए ये 3 पाई बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड P और P ओवरलैपिंग से बने हैं, कितने पाई बॉन्ड P और D ओवरलैपिंग से बने हैं। ये टारगेट है हमारा। वीडियो रोकिए, दिमाग लगाइए। लगा लिए दिमाग? सॉल्व कराऊं? भैया ये चीटिंग होगी अगर आप लोग दिमाग नहीं लगाए होगे तो, नहीं तो मैं सॉल्व करा दूंगा, बोलोगे अरे इतना इजी था, क्या ही पढ़ा रहे हैं। बनाओ ना खुद पहले खुद बनाओ, लगाओ दिमाग। लग गया दिमाग? बना होगा तो बहुत अच्छी बात है, बधाई के पात्र हो। नहीं बना होगा तो कोई बात नहीं, सीखना है, नुकसान तो कुछ है ही नहीं ना अपने को। खुद को ऐसा डिप्रेशन में मत डाला करो, मेरे जो नहीं बना, अरे क्यों नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं है, आज सीखेंगे कल बनेगा। सल्फर की बात करते हैं दोस्तों। पहले बता दो 3 सिग्मा 3 पाई है, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? तो सर लोन पेयर तो है नहीं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया दोस्तों? sp2। और ज्योमेट्री पता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन SO3 में आता है, ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, इसलिए देखो प्लेनर ज्योमेट्री ट्रायंगल दिख भी रहा है।
ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री मैंने यहाँ पहले ही बना रखा था, क्योंकि ये स्ट्रक्चर हम पहले भी देख चुके हैं। अब ध्यान से समझना कैसे यहाँ पर पाई पाई बॉन्ड, पीडी पाई बॉन्ड और पीपी पाई बॉन्ड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सल्फर का आप सबको पता है 286 होता है। ओके, मैक्सिमम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी अगर मैं लूंगा सल्फर का तो सर वो +6 तक जाता है। थर्ड पीरियड का मेंबर है तो अपनी मैक्सिमम वैलेंसी को शो कर सकता है। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी देखूंगा तो सर ये नियॉन हो गया 10, बाकी क्या आता है सर 3s2 3p4। ओके, बट ये थर्ड पीरियड का मेंबर है। थर्ड पीरियड का मेंबर है मतलब आप सभी समझते हैं कि यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल है कि नहीं है। बिल्कुल है, शुरू से पढ़ाया हूं मैं। यहाँ पर वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब रिक्त डी कक्षक, हिंदी वाले लिख लेंगे प्रेजेंट है, क्योंकि जो डी ऑर्बिटल होता है 3D से स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, यहाँ 3D 0 लिख देता हूँ। चल जाएगा? बिल्कुल चलेगा सर। चलिए, अब इसका अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनाने जा रहा हूँ, सब लोग नोटिस करेंगे। अब ये मेरा 3s होगा, ये 3p होगा जिसमें 3 सबशेल आएंगे, और ये 3d होगा। ओके, ये नॉर्मल स्टेट है। फिर एक स्टेट ऐसा आ सकता है, ओके, और एक लास्ट स्टेट ऐसा भी आएगा। ध्यान से सुनेंगे। ओके, एकदम आप ज्योमेट्री पे कमांड रखिए, जितनी भी चीजें अभी तक आपने पढ़ी हुई है ना उसको ध्यान में रखिए, सब कुछ बनेगा। p है, ये क्या था हमारा सर 3s था, ये हमारा सर 3p है, और ये हमारा सर 3d। ठीक है, ये सब जो मैं अभी आज पढ़ा रहा हूं ना आगे भी काम आएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्लास 12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वहां पर ये सब चीजें रिपीट करेंगी। इसलिए जो भी चीज मैं कराता हूं, इजी लगे टफ लगे दोस्तों, किया करो, किया करो। कुछ भी आप लोग को नॉन वैल्यूएबल चीजें कराई ही नहीं जाती। ठीक है, तो आज आप हर चीज सीखते जो चल रहे हो ना, कल के डेट में खूब काम की चीज बन जाएगी वो। 5 है ना, ठीक। ओके, ध्यान सुनिए। ग्राउंड स्टेट में आता हूं मैं। ये है ग्राउंड स्टेट। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है सर 2, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है सर 4। ठीक, 3d खाली। एक्साइटेड स्टेट में आता हूं तो 3s के तो 2 रह जाएंगे। 3p का जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपने नियरली सेम एनर्जी वाले में कूद जाएगा, मतलब अब यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। एक मैक्सिमम एक्साइटेड स्टेट हो सकता है जहां पर बॉन्डिंग पार्टिसिपेशन स्टार्ट होगा, तो वहां क्या होगा, s का भी 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो भी कूद जाएगा, किधर, d के पास। ठीक है, तो अपने को कुछ इस टाइप से सारी चीजें मिलेंगी। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रखा था सर? हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रखा था। अगर दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रखा था मतलब s का 1 ऑर्बिटल और p का 2 ऑर्बिटल ऑलरेडी इंगेज हो चुके हैं ना। अरे 3 सिग्मा बॉन्ड बना है ना, तो 3 सिग्मा बॉन्ड में आपके बगल में कौन आने वाला है सर? ऑक्सीजन आने वाला है। ऑक्सीजन का भी तो 1s2 2s2 2p2 होता है, मतलब ऑक्सीजन वाला भी तो इसके साथ क्या किया, 1-1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं ना। तो सिग्मा बॉन्ड के रूप में 3 सिग्मा बॉन्ड है ना, उसमें एक s का जा चुका है, p के 2 जा चुके हैं। क्लियर है? अब बचा कौन है पाई बॉन्ड के लिए? तो सर 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, और ये 3 इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन का कौन पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में? p ऑर्बिटल। कौन? p ऑर्बिटल। तो भैया p और p आपस में सिग्मा भी बनाते हैं, और p और p आपस में पाई बॉन्ड भी बनाते हैं, ये बात जानते हो। सिग्मा वाला खेल खत्म, हाइब्रिडाइजेशन को पहले बाहर कर दिया करो। अब बचा क्या है, ऑक्सीजन का p आ रहा है और यहां भी p बचा है, तो यहां पर ये बन गया pp पाई। ये क्या मिल गया? pp पाई। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या देंगे सर? ये तो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का कौन आ रहा है सर? p, और यहां सल्फर से कौन आ रहा है सर? d। तो ये दोनों ओवरलैप करके क्या देंगे? पाई बॉन्ड। कौन सा पाई बॉन्ड? क्योंकि p और d कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। हमेशा आपने देखा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पाई बॉन्ड ही बनता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप तत्काल प्रभाव से पूरा समझ गए कि इस पूरे स्ट्रक्चर में कितने pp पाई बॉन्ड बने। तो सर 1 pp पाई बॉन्ड बन गया है। ठीक है, 1 pp पाई बॉन्ड बना है केवल ये वाला, और 2 pd पाई बॉन्ड बना है। बस यही चीज आप लोग को पहचाननी थी। समझ में आया नहीं आया? यही आपसे पूछा गया था कि कितने pp पाई बॉन्ड बनेंगे, तो सर 1, और कितने pd पाई बॉन्ड बनेंगे सर 2। ये सवाल पूछ देगा, कैलकुलेट pp एंड pd पाई बॉन्ड, आपको ऑप्शन दे देगा। SO3 में 1 बन रहा है, या ऐसा बोलेगा pd पाई बॉन्ड कितने, SO3 में pd पाई बॉन्ड कितने, ऑप्शन देगा 1 2 3 4। तो क्लियर है ना,
कितने पीडी पाई बॉन्ड है सर? 2 हैं। पीपी पाई बॉन्ड पूछा जाता तो 1 है। तो आप आराम से बना सकोगे। अगला है SO2F2। ठीक है दोस्तों, SO2F2 की बात करेंगे हम लोग। SO2F2 ध्यान देंगे। चलो इसको भी मैं बता रहा हूं, बाकी फिर आप लोग बनाएंगे। पहले हाइब्रिडाइजेशन इसीलिए पहले निकाल लिया करो। VBT का भी कॉन्सेप्ट यहां यूज हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन भी यूज हो रहा है, दोनों यूज हो रहा है। तो ये सल्फर आ गया बीच में, ठीक है। और आपको पता है SO2F2 बनाना है, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये डबल बॉन्ड O, फिर फ्लोरीन, ये रफ स्ट्रक्चर बनाया हूं, ज्यादा दिमाग लगाने वाला सीन नहीं है। इस बार कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहा है सर? 4 सिग्मा। पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं सर? 2 पाई। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है? तो सर साफ साफ समझ में आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है सर sp3। क्यों? क्योंकि सल्फर ने अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए हैं। 4 सिग्मा 0 लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन के लिए पाई नहीं देखना है, सिग्मा और लोन पेयर देखना है। तो सिग्मा 4 है, लोन पेयर 0 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया। अभी आपको पता है एक्साइटेड स्टेट में जो सल्फरवा था उसका आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर रहे थे? सेंटर एटम अभी भी कौन है सर? सल्फर ही है ना। तो सर जब सल्फर है सेंटर एटम, मैं सीधे एक्साइटेड स्टेट वाला केस ले रहा हूं दोस्त, मैं इधर उधर नहीं फंस रहा, डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट का केस लेता हूं। तो अब आप देख पाते हो कि सर एक्साइटेड स्टेट में, अरे सॉरी ए भाई ठीक हो जा, है जी, एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है। किसकी? सल्फर का आपको अभी भी पता चला था ना सर, Ar3s2 3p4 3d0 होता था, पर मैं ग्राउंड स्टेट ले नहीं रहा, डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में आप कुछ इस टाइप से बनाया करते थे, याद आ रहा होगा? हाँ सर बिल्कुल याद आ रहा होगा। अब ध्यान से समझेंगे सभी लोग कि भैया यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या गया है। इस बार हाइब्रिडाइजेशन आया है सर sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया है और हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड यूज होता है, ये बात क्लियर है, पाई बॉन्ड तो यूज होता नहीं है ना जी। तो भैया ये sp3 केवल सिग्मा में चले गया, मतलब s के सारे खत्म, p के सारे खत्म। बचा कौन है सर? ये d है ना। ये क्या है सर? d है। ये कौन है? d है। और फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो, उनके आउटर मोस्ट शेल में तो p ऑर्बिटल ही पाया जाता है। अरे यहाँ पे 2p5 होगा, यहाँ पर 2p4 होता है। मतलब ये जो दोनों पाई बॉन्ड बनने वाले हैं, ये पाई बॉन्ड किससे बनेंगे? p और d के ओवरलैप से बनेंगे। मतलब कि अब हम लोग को ये बात साफ साफ स्पष्ट रूप से, कंठस्थ रूप से समझ में आया कि अगर pp पाई बॉन्ड अगर इस स्ट्रक्चर में पूछ दिया जाता मेरे प्यारे साथियों, तो वो 0 आया। और अगर pd पाई बॉन्ड पूछा जाता तो बहुत अब आसान नहीं हो गया है कॉन्सेप्ट, बस हाइब्रिडाइजेशन लो। हाइब्रिडाइजेशन में खाली सिग्मा का रोल रहता है, पाई का रहता नहीं है। तो जितने भी हाइब्रिडाइजेशन में कैप्चर हो रहे हैं, s का 1 p का 3, उनको बाहर कर दो। जो बच जाता है वो पाई के लिए जाएगा। तो पाई के लिए जाएगा तो भैया d ऑर्बिटल आ रहा है ना, और इधर फ्लोरीन और ऑक्सीजन का p आ रहा है, तो pd ओवरलैप से बन रहा है। तो pd ओवरलैप से पाई बॉन्ड कितने बने सर? 2। और pp ओवरलैप से 1 भी नहीं, 0। ठीक है। अगला क्या सवाल था देखो तो एक बार, XeO3 और XeO2 ये 2 हैं। अब मैं दोनों को एक साथ आराम से बना सकूंगा, ठीक है। चलिए क्या है XeO3 और XeO2, अब तो बहुत आसानी से बना सकोगे दोस्तों। एक मैं बना रहा हूं, एक दूसरा तुम लोग बना लोगे। दिस इज XeO2। ओके, जेनॉन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जेनॉन। सेंटर एटम में आप किसको रखने वाले हो? जेनॉन को रखने वाले हो। जेनॉन आप सब लोगों को पता है, हीलियम नियॉन ऑर्गन, मतलब वो कंप्लीटला p ऑर्बिटल पूरी तरह से क्या है? कंप्लीटेड है। ठीक है, जब p ऑर्बिटल पूरी तरह से यहां पर कंप्लीटेड है, ध्यान से समझना। ओके, होल्ड। आप बोलोगे सर तो फिर कैसे देखेंगे अपन कितने पाई बॉन्ड कैसे निकाल पाएंगे? pp पाई pd पाई बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ नहीं, इजिली सोचो। XeO3 है दोस्तों, तो ये कुछ इस टाइप से हमारा स्ट्रक्चर बनने वाला है, मान लो। ओके, जेनॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? 8। तो एक लोन पेयर भी बचा हुआ है। ओके, ध्यान समझना, कितने सिग्मा कितने पाई आ रहे हैं? XeO3 का केस है ये, तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं सर, इस पूरे स्ट्रक्चर में अपने पास कितने सिग्मा मिले हैं सर? 3 सिग्मा। ओके, कितने पाई मिले हैं सर? 3 पाई। कितने लोन पेयर मिले हैं सर? 1 लोन पेयर। तो अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो अपने को क्या करना पड़ेगा सर? सिग्मा प्लस लोन पेयर करना पड़ेगा। सिग्मा है सर 3, लोन पेयर है सर 1, टोटल आया 4। जैसे ही 4 आता है दोस्तों, तो आप तत्काल प्रभाव से समझ गए कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हो ना,
वही तो काम कर रहे हैं। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया, हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड करता नहीं है। इसका मतलब कि ये जो तीनों पाई बॉन्ड बन रहे हैं, ये तीनों पाई बॉन्ड बने हैं, पी तो पूरा खर्च हो चुका ना, ज़ीनॉन का पूरा पी ऑर्बिटल कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि पी में तीन ही सबशेल होते हैं और वो तीनों सबशेल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो गए। हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट होना, संकरण में हिस्सेदारी, इस बात को बताता है कि वो लोग सिग्मा बॉन्ड के लिए गए हैं, वो लोग सिग्मा बॉन्ड के लिए गए हैं। मतलब कि ये जो भी पाई बॉन्ड बन रहा है वो ऑक्सीजन का तो पी आएगा और ज़ीनॉन का डी ऑर्बिटल से आएगा। मतलब समझ गए, अगर पीपी पाई बॉन्ड चाहिए था इस बार तो भैया पीपी पाई बॉन्ड 0, क्योंकि ज़ीनॉन का सारा पी ऑर्बिटल संकरण में लग चुका है, सिग्मा बॉन्ड बनाने में लग चुका है। और अगर पीडी पाई बॉन्ड चाहिए होता तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है भैया, जितने पाई बॉन्ड बने हैं वो पीडी के लिए काउंट होंगे, जितने पाई बॉन्ड बने हैं वो पीडी के लिए काउंट होंगे। और कितने बने हैं सर? 3 बने हैं, तो हो गया आंसर, निकाल लिया आसानी से। मजा आ रहा नहीं आ रहा भाई? बहुत सिंपल सा तो केस है जी, नहीं समझ में आया? एक बार और देखो वीडियो को, कोई सीन नहीं है। XCO2, चलो अब इसी क्वेश्चन को देख लो यार। ज़ीनॉन आ गया बीच में, ये एक और अभी भी अपने पास 2 लोन पेयर बाकी हैं, लगा दिया मैंने 2 लोन पेयर, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़ीनॉन के। तो इस बार आप देख पा रहे हो सर 4 सिग्मा आ रहा है, नहीं सर, कितने सिग्मा आ रहे हैं सर? 2 सिग्मा, 2 लोन पेयर, 2 पाई बॉन्ड। ये पूरा स्ट्रक्चर बना है हमारा इस बार का, इसलिए पहले ही आप लोग को स्ट्रक्चर ट्रेसिंग में सिग्मा पाई सब सिखाता था। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर आया। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया सर? हाइब्रिडाइजेशन आया सर 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर मिला जुला के 4, मतलब sp3। अच्छे से इसकी ज्योमेट्री बनाना चाहोगे ना तो ऐसे ज़ीनॉन रहेगा बीच में, और यहाँ से आपको पता है डबल बॉन्ड ओ ऐसे ऐसे लगा देना, और बाकी ऐसे मुंडी पे 2 ठो खरगोश उगा देना, और इसी को आप लोग किस में कंसिडर करोगे? एज अ पाई इलेक्ट्रॉन। तो भैया हम साफ समझ पा रहे हैं कि कौन सा शेप बन रहा है? बेंट शेप। कैसा शेप बन रहा है? बेंट शेप या वी शेप बनता है। दिख रहा है स्ट्रक्चर भी आप सब लोग को, उल्टा वी, इसी को बेंट बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ चुका है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का आने का मतलब ही आप समझ गए कि ज़ीनॉन के पास जितने भी p ऑर्बिटल थे, उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में p के सारे सबशेल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट किया, सिग्मा बॉन्ड बनाने में हिस्सेदारी ले लिया ना। पाई के लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल है नहीं, और p के तीनों यहां पर हिस्सेदारी में भाग ले चुके हैं। यहां पर जब आप पढ़ते थे ना इसके केस में, यहां पर जब sp2 आता था ना, एक p वाला खाली रह जाता था, वो pp पाई बॉन्ड में चले जाता था। अब तो बार बार हर केस में क्या आ रहा है? sp3 आ रहा है, sp3 आने से p का कुछ खाली है ही नहीं, तो pp पाई बॉन्ड तो बनना ही नहीं है। जो भी पाई बॉन्ड इस स्ट्रक्चर में बन रहे होंगे वो केवल pd पाई बॉन्ड का रिजल्ट के रूप में आ रहे होंगे। वही केस यहाँ पर भी है कि सर टोटल 2 पाई बॉन्ड तो बने हैं, पर उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण pp पाई बॉन्ड सर कितना हो रहा होगा सर? तो pp पाई बॉन्ड तो फिर से सर 0 हो रहा होगा, और pd पाई बॉन्ड अगर मैं निकालने जाऊंगा दोस्तों तो pd पाई बॉन्ड की वैल्यू इस बार 2 आ रही होगी, क्योंकि यौगिक में टोटल 2 पाई बॉन्ड है, तो किसी ना किसी से तो जुड़ के बने होंगे, तो वो p और d ओवरलैपिंग से बने होंगे। तो ये सारे सवाल भी ऑलरेडी आपकी एग्जाम्स में या दुनिया भर के एग्जाम्स में पहले भी रिपीट किया जा चुका है, और ये थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रहते हैं। पढ़ा हमने सब कुछ है, बट वही है ना कि गहराई में उतरना रहेगा, और गहराई में उतरने वाली क्वेश्चन टफ क्वेश्चन हो जाते हैं। ऊपर से पढ़ो तो ईजी है, तो इसलिए मैं पूरे गहराई में आपको लेकर चलूंगा। एग्जाम में सवाल बाहर से आ जाए, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। मैंने पूरे पेपर्स देख रखे हैं, तो आप टेंशन फ्री होकर पढ़िए, आपका टीचर मेहनत करता है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।